हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। ठीक है, तो जैसे डेली हम एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, आज भी ऐसे ही करेंगे। सेम जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सही बात है बिल्कुल कि जिसके जीवन में संघर्ष ही ना हो तो उसे जीने का मज़ा कैसे आएगा। मान लीजिए किसी ने दुख देखा ही नहीं है तो उसे सुख की अनुभूति कैसे होगी। वो तो जैसे आया जीवन में ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में संघर्ष होता है, कहते हैं ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी, तो उसे उस चीज़ का मज़ा अलग ही आता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, जब हम मेहनत करने लगते हैं और किसी लक्ष्य को अपनी जिद बना लेते हैं तो उसके सामने सारी चीज़ें, सब कुछ रुकावटें दूर हो जाती है, खुद पे खुद रुकावटें दूर होने लगती है। तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं। जब हमें किसी लक्ष्य को पाने की जिद होती है ना, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। ये नहीं सोचना, कुछ लोग बहुत दिन तक मेहनत करते रहते हैं किसी भी काम को करने में, किसी जॉब को पाने में, फिर बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, नहीं हो पा रहा। तो पॉजिटिव सोचना है। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो बहुत अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना कि असफलता का अर्थ है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। तो सफलता को सफल होने के लिए हमें और ज़्यादा चीज़ें देखनी होती है, पढ़नी होती है। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछली हमारी 4 क्लासेज हो चुकी है जिसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है सेल में मैंने आपको सेल की डेफिनेशन, सेल का सिद्धांत सब कुछ बता दिया था। आज की जो क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे सेल के अपघटक कंपोनेंट्स जो चले हुए हैं, उसमें वो कौन कौन से होते हैं। मैं ये पहले आपको एक बार चित्र के माध्यम से बता देती हूँ, फिर एक एक करके नोट डाउन करते चलेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको कि ये जो है कोशिका झिल्ली बताई थी मैंने, जो अंदर की परत होती है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जो बाहर की परत होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। ये मैंने बताया था कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, इन सब का कोशिका में क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे ये कोशिका है मैंने बनाई रखी है। सबसे पहले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, ऐसे एक एक करके हम एक एक चीज़ को डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और फिर ये बीच में आ जाता है केंद्रक। इन सारी चीज़ों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे एक एक चीज़ को डिफाइन करते हुए चलेंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं, इधर से आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। तो सबसे पहले आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हमें खोजकर्ता का नाम पता होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी अल्टमैन ने। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, सेल में इसका क्या कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या सेल का
पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा हाउस बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल की सारी ऊर्जा को एकत्रित करके संग्रहित करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं। ये क्या क्या करता है, कैसे बनती है ऊर्जा? जैसे हमारे शरीर में जैसे ही मेरे हाथ पैर सारी चीज़ें काम कर रही है, इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी को कौन इकट्ठा करके रखता है, संग्रहित करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया करके रखता है। इसका एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता का नाम लिखेंगे अल्टमैन। किसने की थी इसकी खोज? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र भी आपको बनाना है या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को और नोट डाउन करते चलेंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, खोज तो की थी अल्टमैन ने, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था एक बेंडा नाम के वैज्ञानिक थे, अजीब सा नाम है उनका, बेंडा। तो उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया था। तो शब्द किसने दिया था? ये भी लिख लेंगे, शब्द लिखेंगे बेंडा, हिंदी में भी ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब आ जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे बड़ा भाग तो बताया था मैंने सेल का न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस सबसे मुख्य और बड़ा भाग होता है। लेकिन दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा भाग होता है सेल का, जो पार्ट होता है, वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी नोट डाउन करेंगे। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, सेल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह या पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह, कुछ भी बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। इसे नोट डाउन करने का टाइम देती हूँ क्योंकि इसे रफ करना पड़ेगा, आज जगह नहीं है इस पर, तो बार बार रफ करके इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होती है? इसकी अलग से इमेज इस तरह अंडे के आकार की ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये 2 परत होती है इसमें, जैसे बाहरी, ठीक है, बाहरी परत को बोलते हैं क्रिस्टे, आंतरिक परत को, और बाहरी परत को बोलते हैं क्रिस्टे, हिंदी में बोलते हैं वेलकुट। ठीक है, और जो अंदर की परत होती है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतस्थ। ठीक है, अंदर वाली परत होती है मैट्रिक्स, बाहरी परत होती है क्रिस्टे। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान से सुनेंगे, बाहर वाली जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। और अंदर अंतस्थ से ही ध्यान लगा लेना कि मैट्रिक्स, जो अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं अंतस्थ या मैट्रिक्स। ठीक है, इसे मिटा देती हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, जो हम सांस ले रहे हैं वो कहाँ पे होती है? कोशिका के किस भाग में होती है श्वसन की प्रक्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है। जो श्वास ले रहे हैं हम वो कहाँ से ले रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। किसकी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसे ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगी फिर आपको। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किस प्रकार से ऊर्जा बनाता है, किस प्रकार से एनर्जी बनाता है? तो एक वैज्ञानिक थे क्रिप्से, उन्होंने इसके बारे में जो खोज की थी उन्होंने की थी कि ये किस प्रकार से ऊर्जा बनाता है। क्रिप्से ने जो बनाया था उन्हीं के नाम पे इसका नाम वो रखा गया था। क्रिप्से के नाम पे ही क्या हुआ था कि उनके अंतर्गत इसका नाम रखा गया था क्रिप्से रिसाइकल। उसमें क्या आता है रिसाइकल के अंतर? जैसे रिसाइकल होता है तो उसमें बनते हैं एटीपी क्या होते हैं? क्रिप्से के अंतर्गत क्या होते हैं? जो क्रिप्से वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था इसका नाम, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया था। इसके अंदर जो रिसाइकल होता है उसका नाम रखा गया था क्रिप्से रिसाइकल। क्रिप्से रिसाइकल के अंतर्गत क्या होता है? क्रिप्से रिसाइकल के अंतर्गत होता है क्या होता है? एटीपी बनते हैं। ठीक है, एटीपी बनते हैं। और एटीपी से क्या बनता है? जो 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और उस ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, उसी ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। नोट डाउन करते रहिए। से ग्लूकोज से ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये हो गया होगा आपका लास्ट वाला पॉइंट नोट डाउन किए, तब तक मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये वाला, ये जो मैंने बताया अभी, ये जो अंदर की परत होती है ये वाली, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स या अंतस्थ। ये जो बाहरी परत होती है इसे बोलते हैं क्रिस्टे या वेलकोट। ठीक है, हो गया ये, नोट डाउन कर लीजिए लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम। सॉरी, सेकंड क्या पढ़ेंगे? ये वाला लाइसोसोम। सेकंड पॉइंट डालिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये जो लाइसोसोम होता है इसकी संरचना होती है एक बैग के आकार की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जहाँ पर कोशिकाएं टूट फूट जाती है, उन कोशिकाओं को, जैसे टूट फूट के कोशिकाएं मर जाती है, उन्हें गलाने का, सड़ाने का कार्य क्या करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, और लाइसोसोम का कार्य होता है जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है और ये लाइसोसोम है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो लाइसोसोम बोलता है उसे कि अपना काम करने के लिए उसे निर्देश देता है। इनका मेन कौन होता है? इन्हें जो मैनेज करने वाला होता है, जो मैंने कल बताया था मैनेजर, वो होता है केंद्रक। लाइसोसोम से यहाँ तक जाता है संदेश माइटोकॉन्ड्रिया के पास कार्य करने के लिए। लेकिन इसमें क्या भरे रहते हैं? इसमें भरे रहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो बैग होता है, ये वाला बैग, इसमें भरे होते हैं एंजाइम्स। लेकिन जब एंजाइम्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो ये बैग फट जाता है, ठीक है। तो जब ये बैग फटेगा तो अपने आसपास की कोशिकाओं को, अपने सारे आसपास की चीज़ों को भी अपने साथ ले ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस वाले बैग, इसे कहा जाता है लाइसोसोम को सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या की थैली। इस जब ये खुद से, जब वो बोलते हैं ना, जैसे इंसान के लिए बोलते हैं कि इंसान सुसाइड करता है, तो उसे क्या, उसे आत्महत्या बोलते हैं ना। तो जब वो करता है तो किसका नुकसान होता है? अपने शरीर का, अपने शरीर को नष्ट करता है। तो ये भी क्या करता है लाइसोसोम, कि ये लाइसोसोम जैसे फटता है, जब इसके अंदर एंजाइम्स ज़्यादा भर जाते हैं तो ये फट जाता है, और फटने के साथ साथ जो अपने आसपास की कोशिकाएं होती है वो भी सारी मर जाती है। तो इसलिए ये अपना ही नुकसान करता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। तो इसके पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक करके, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले लिखेंगे, इसकी जो खोज की थी लाइसोसोम की, वो की थी डी डुबे ने, ठीक है। अजीब सा नाम है इनका, याद रखना पड़ेगा लेकिन हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ठीक है। इसके अंदर ये जो भरे रहते हैं ना, ये भरे रहते हैं एंजाइम्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। इन्हें, ये जो इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये लार में भी होते हैं, सलाइवा में भी होते हैं, ठीक है। तो ये खोजकर्ता कौन हो गए? खोजकर्ता हो गए डी डुबे। और इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया कि ये जो कोशिकाएं मरती है जीवित, उसे हमारे, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका के अंदर सफाई का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। और क्या करता है लाइसोसोम? सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि लाइसोसोम, इसे रफ कर देती, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। लाइसोसोम कोशिका में सफाई करने का कार्य करता है। सफाई का कार्य करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जो बाहर से आए हुए खनिज पदार्थ होते हैं ना, जैसे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये उन्हें मैनेज करने का कार्य भी कौन करता है? उन्हें मैनेज करने का कार्य भी लाइसोसोम ही करता है। उन्हें जो अच्छे पदार्थ होते हैं उन्हें मैनेज करने का, लेकिन जो शरीर के लिए, कोशिका के लिए बेकार पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें ये डेड कर देता है, ठीक है। तो अगर लाइसोसोम काम नहीं करेगा तो शरीर में क्या होगा? जो कोशिकाएं मरी हुई है वो वहीं पे मरी पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी। तो वहीं से क्या होगा कि वहीं से सारी शरीर की जो इस अंदर जो कोशिकाएं होती है, सड़ने के बाद शरीर में बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करता है? लाइसोसोम सफाई का कार्य करता है। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? खनिज पदार्थ जो होते हैं मैनेज करने का कार्य करता है। कैसे? जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ से ये, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अच्छे पदार्थ हैं, कुछ बेकार पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें से क्या करेगा? जो हानिकारक होते हैं उन्हें डेड कर देता है, जो अच्छे पदार्थ होते हैं उन्हें मैनेज करके रखता है, ठीक है। ये हो गए, खोजकर्ता हो गई डी डुबे। सेकंड हो गया लाइसोसोम क्या करता है? सफाई का कार्य करता है।
और थर्ड क्या हो गया कि ये जो खनिज पदार्थ होते हैं उन्हें मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इसे सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी लिखा रहता है कहीं कहीं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब एंजाइम्स अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जब इसमें एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाते हैं तो क्या होता है, ये बैग फट जाता है। ठीक है, जब फटने के कारण ये अपने आसपास की सारी कोशिकाओं को भी मार देता है, सबको नुकसान पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी, गल्जी बॉडी को भी, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये अपना ही नुकसान करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्योंकि जब हम अपना ही नुकसान करेंगे, अपने ही शरीर को नष्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे सुसाइड, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्योंकि ये, नोट डाउन करते रहिए, इसे सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि ये अपने ही आसपास की चीज़ों को नष्ट कर देता है, आसपास की सेल्स को नष्ट कर देता है। कब कर देता है नष्ट? जब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, तब ये क्या करता है कि फट जाता है, सेल्स को नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भर जाने के कारण इसका बैग जो होता है वो फट जाता है। ये बैग के प्रकार की, बैग की तरह की दिखती है ना इसकी संरचना, फट जाता है। ठीक है, और क्या करता है, अपने आसपास के सेल्स को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर मैं अगला वाला टॉपिक लेके चलूँगी। ठीक है, हो गया। और एक पॉइंट और है इसमें कि जो लाइसोसोम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, जब ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट, सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होगा? जब व्यक्ति को ब्लड कैंसर होगा। तो इसका ये नोट डाउन करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि लाइसोसोम सबसे ज़्यादा सक्रिय या एक्टिवेट, सबसे ज़्यादा सक्रिय कब होता है? जब किसी को ब्लड कैंसर होता है, जब मानव को ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। ठीक है, हो गया। चलो यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखते हैं गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी काय। इसे हिंदी में बोलते हैं गाल्जी काय और इंग्लिश में बोलते हैं गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, ये क्या होता है गाल्जी काय? अब ये देखिए कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो सबसे ज़्यादा क्या काम कर रही है? सबसे ज़्यादा कर रही है जीभ काम। अब मैं घूम रही हूँ तो पैरों पे। जब एक धावक दौड़ करता है तो सबसे ज़्यादा काम क्या करते हैं? उसके पैर करते हैं। जब हम हाथों से कुछ काम करते हैं तो हाथ करते हैं। लेकिन क्या होता है
कि जैसे ऐसा तो कभी होता नहीं कि मैं जीभ से बोल रही हूँ तो मेरी जीभ थक जाएगी, मैं 2 घंटे बोलूँगी, 4 घंटे बोलूँगी और पूरा शरीर काम करेगा, लेकिन जीभ थक जाएगी, धीरे धीरे बोलना बंद कर देगी। जैसे तेज तेज चल रही है फिर धीरे धीरे ऐसे करना शुरू कर देगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? गाल्जी बॉडी के कारण। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। इसका मेन कार्य क्या होता है? ऊर्जा का परिवहन करना। ये क्या करती है? जहाँ पे ऊर्जा कम हुई, ये क्या करती है? जहाँ पे जिस भी चीज़ में ऊर्जा कम हुई वहाँ दूसरी जगह से उठा के वहाँ पे रख देती है। ठीक है, जैसे हमारी जीभ काम कर रही है, अभी यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है तो यहाँ से पूरी ऊर्जा को खंगालेगी और क्या करेगी? यहाँ पे रख देगी। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर तो अच्छे से काम करता है लेकिन कमर थक जाती है, ऐसा तो नहीं होता। थकता तो पूरा ही शरीर है ना, तो क्यों उसमें काम किसका होता है? उसमें ये जो गाल्जी बॉडी है ये पूरी ऊर्जा को मैनेज करके रखती है, परिवहन का कार्य करती है। एक चीज़ को एक जगह से उठाकर ऊर्जा को दूसरी जगह पे रख देना, मतलब पूरी बॉडी में उसका परिवहन करना, उसका क्या बैलेंस बना के रखना। ठीक है, उसका बैलेंस बना के रखने का कार्य क्या करती है? गाल्जी बॉडी करती है, गाल्जी काय करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले इसकी खोज लिखेंगे। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता पूछा जाता है कभी कभी, कैमिलो गाल्जी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम गाल्जी काय रखा गया था, कैमिलो गाल्जी के नाम पे। ठीक है, ये तो हो गया इसके खोजकर्ता। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब ये है, अब जैसे मैंने बताया कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है कि शरीर में, पूरे शरीर में बैलेंस बना के रखना, ऊर्जा का बैलेंस बना के रखना। जो ऊर्जा नहीं, सारी चीज़ों का, ऊर्जा, प्रोटीन, जैसे यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन कम हुआ, यहाँ से उठाया, यहाँ पे प्रोटीन रख दिया, यहाँ पे ऊर्जा कम हुई, यहाँ से उठाई, यहाँ पे ऊर्जा एनर्जी को रख दिया। तो इसका कार्य होता है पूरे शरीर में हर एक चीज़ का बैलेंस बना के रखना। ठीक है, तो इसका कार्य लिखेंगे। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? गाल्जी काय, पहला पॉइंट लिखेंगे, का कार्य शरीर में परिवहन का होता है। परिवहन का होता है। ठीक है, सबसे मेन कार्य का क्या है इसका? कि ये पूरे शरीर में बैलेंस बना के रखता है, हर एक चीज़ का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए इसे। ठीक है, और बस इसका सबसे मेन कार्य यही है। इसे हिंदी में बोलते हैं गाल्जी काय और इसमें इंग्लिश में बोलते हैं गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी अपार्ट्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया गाल्जी बॉडी। इसका बस आपको ये याद रखना है कि इसका सबसे मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, उसका बैलेंस बना के रखना शरीर में। ठीक है, जहाँ से जैसे शरीर थक जैसे अगर ये गाल्जी बॉडी नहीं होती ना तो हमारा जो भी हिस्सा काम करता ना वही टूट जाता, खराब हो जाता, उसी में थकान लगती। लेकिन ये क्या करता है? ये सबको बैलेंस बना के रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिवहन का कार्य कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, ये हो गया गाल्जी बॉडी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे रफ करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लेके चलती हूँ। ठीक है, ये हो गया होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे हम? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? उसे हिंदी में बोलते हैं रसधानी। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देती हूँ इसे। नेक्स्ट लिखेंगे वैक्यूल्स, रसधानी। हिंदी में क्या बोलते हैं? रसधानी। ये कौन सा पॉइंट है? 4। ठीक है, अब ये क्या होता है रसधानी? जैसे अब सुना है ना, इसमें क्या होता है? 65% जैसे बोलते हैं ना कि मानव में क्या होता है? 65% जो होता है वो वाटर होता है, पानी होता है। जैसे मान लीजिए 100 किलो का जो व्यक्ति होगा, 1 कुंटल का जो व्यक्ति होगा, उसमें क्या होगा? उसमें
65 किलो पानी होगा, 65 किलो, लेकिन वो हमारे पेट में तो होगा ही नहीं। आप सोचोगे कि पेट में भर जाएगा वो पानी, नहीं, वो पेट में नहीं भरा होता। पेट में तो उतना ही होता है जितना हम पीते हैं, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी, 3 लीटर जितना हम पीते हैं सुबह से शाम तक, पेट में वही होता है। लेकिन जो 65% जो जल का संग्रह होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है रसदानी में, वैक्यूल्स में, कोशिकाओं में। ये सारी जितनी कोशिकाएं होती है क्या होती है? पानी से भरी हुई होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसमें 65% पानी होता है। तो पहला पॉइंट क्या नोट डाउन करेंगे? इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें जल का संग्रह होता है, इसमें जल का संग्रह होता है। वैक्यूल्स में क्या होता है? जल का संग्रह होता है। ये इसमें कितना, जो शरीर में जितना भी पानी होता है 65% वो कहाँ पे होता है? इसी में इकट्ठा होता है। ठीक है, इसमें हमें इतना ही याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि रसदानी या वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो वाटर को इकट्ठा करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। सारा जो 100% में से जो 65% पानी होता है वो कहाँ पे होता है? वैक्यूल्स में भरा होता है, रसदानी में भरा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, इसे सब नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेंट्रोसोम। इसे हिंदी में बोलते हैं तारक काव्य, तारक काव्य। इसकी खोज, ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो सूरज के आकार का बना हुआ है, ये होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके खोजकर्ता का नाम लिखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बोबरी ने, बोबरी। इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं ना, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में पूछा जाता है, याद करना ही पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी? बोबरी ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है वो होता है कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। मैंने कल बताया था कोशिका विभाजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता कि कोशिका टूट जाती है और ख़त्म हो जाती है। कोशिका विभाजन होता है एक कोशिकाओं से अनेक कोशिकाएं बनना। एक कोशिकाएं टूटती है तो उससे 2 कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं टूटती है तो उससे और ज़्यादा कोशिकाएं बनती है। इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो इसका कार्य क्या लिखेंगे? ये पहला पॉइंट लिखेंगे खोजकर्ता। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? सेंट्रोसोम का कार्य कोशिका विभाजन करना होता है, सेल डिवीजन करना होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन का होता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए एक एक पॉइंट। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? जो सेंट्रोसोम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे लीवर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट लिखेंगे सेंट्रोसोम जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर लीवर कट जाए, फट जाए, कुछ लीवर में चोट लग जाए तो वो सबसे क्या, कोशिका डिवीजन का मतलब, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनाना। तो जैसे एक कोशिकाएं कहीं पे एक कोशिका का डिवीजन होता है तो वो बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है। तो ये क्या, इसमें क्या करता है, लीवर में क्या होता है कि लीवर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होता है। तो वहाँ पे अगर चोट लग जाए, अगर कट जाए, फट जाए लीवर, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है और वो कोशिका विभाजन करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उसे बहुत जल्दी ठीक कर देती है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए इसे। ठीक है, और एक हो गया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट, ये जो सबसे ज़्यादा तो होता है लीवर में, और ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे शरीर का जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता? तो वो क्या होता है? न्यूरॉन।
न्यूरॉन में सेल डिवीज़न भी नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि जो न्यूरॉन होता है हमारे ब्रेन में, उसमें सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन नहीं होता। तभी पुलिस वाले आपको बोलते हैं कि हेलमेट पहनिए, हेलमेट इसीलिए क्योंकि अगर सिर में यहाँ चोट लगती है वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा और अंदर लगती है तब ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर चोट ज़्यादा गहरी होती है तो वहाँ पे कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न नहीं होता, इसीलिए सर में लगी हुई चोट जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं कि हेलमेट पहनिए, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि न्यूरॉन में 10% क्या होता है, ग्लियल सेल पाई जाती है। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले 4th पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होता है उसमें न्यूरॉन तो होते हैं 90%, लेकिन 10% क्या होते हैं, ग्लियल सेल होते हैं। ग्लियल सेल इसमें यहाँ पे लिखेंगे, ये मान लीजिए ये न्यूरॉन है, इसमें ये वाला हिस्सा हो गया 90% हो गया, ये हो गया न्यूरॉन का, लेकिन 10% जो हिस्सा होता है ये होता है ग्लियल सेल का। और ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, ग्लियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 5th पॉइंट लिखेंगे, न्यूरॉन ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में 90% भाग होता है न्यूरॉन, लेकिन 10% भाग होता है ग्लियल सेल। और उस ग्लियल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। 10% भाग क्या होता है, ग्लियल सेल या कोशिका, ग्लियल सेल होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो आपने सुना होगा ना कि ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, तभी तो बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा, जब ये क्या होती है, ये कोशिकाएं अनकंट्रोल हो जाती है, ये सेंट्रोसोम अनकंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। 10% वाले हिस्से में ही होता है, जो 10% हिस्सा होता है वहाँ पे कोशिका, ये सेंट्रोसोम पाया जाता है ग्लियल सेल में। उसी में क्या होता है, ग्लियल सेल में ही, पहले से पूरा कर लेते हैं। ग्लियल सेल होता है ब्रेन में 19% न्यूरॉन तथा 10% क्या होता है, ग्लियल सेल होता है। और वहीं पे क्या पाया जाता है, वहीं पर 10% में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जब ये सेंट्रोसोम इस 10% वाले भाग में अनियंत्रित विभाजन कर देगा, अनकंट्रोल विभाजन कर देगा, सेल डिवीजन कर देगा, कोशिका विभाजन कर देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है ब्रेन कैंसर। यहाँ पे लिखेंगे, जब सेंट्रोसोम ग्लियल सेल में जो 10% वाला भाग होता है, सेंट्रोसोम ग्लियल सेल में क्या कर देता है, अनियंत्रित या अनकंट्रोल विभाजन कर देता है, अनियंत्रित विभाजन कर देता है, तब क्या होता है, तब होता है ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन में हमारे कैंसर हो जाता है, विभाजन कर देता है तो हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो रखा, ब्रेन कैंसर हो रखा। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए फटाफट से, मैं साइड हो जाती हूँ।
ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बचा क्या है, प्रोटोप्लाज्म बचा है। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, यहीं पे लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में 80% पानी होता है। ठीक है, और ये एक रंगहीन पदार्थ होता है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। इसमें जब 1% की जल की मात्रा, जब 1% जल की इसमें कमी होती है तो क्या होता है, जब प्रोटोप्लाज्म में 80% में से 1% जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। जब हमें प्यास लगती है तो क्यों लगती है, वो इसलिए लगती है कि हमारे जीव द्रव्य में, हमारे प्रोटोप्लाज्म में 1% जल की कमी हो जाती है, इसलिए हमें प्यास लगती है। लेकिन अगर 10% की कमी हो जाती है तो क्या होगा, अगर प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में 80% में से 10% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट लिखेंगे कि इसमें 80% जल होता है। इसमें 80% जल की मात्रा होती है। ठीक है, अगर उसमें 1% की कमी होती है तो प्यास लगती है। नोट डाउन करते रहिए, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर 1% की कमी होती है तो व्यक्ति को प्यास लगती है। तो क्या होता है, प्यास लगती है। लेकिन जब 10% की कमी हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 10% की कमी होने पर, अगर आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तो मैं इतने धीरे से बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 10% की कमी होने पर क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। अब ये जो जीव द्रव्य है, मान लीजिए जीव द्रव्य है जो प्रोटोप्लाज्म है, जब ये कोशिका में होता है, जब ये कोशिका में होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका को क्या बोलते हैं, साइटो, और द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्लाज्म। तो इसे क्या बोलेंगे, जब ये होगा कोशिका के अंदर तो इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। लेकिन जब ये होगा केंद्रक के अंदर तब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 80% पानी की मात्रा होती है। और ये क्या करता है, जब 1% की कमी हो जाती है तो प्यास लगती है, और जब 10% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अब बता दिया कि जीव द्रव्य अगर कोशिका में होता है, कोशिका में देखते, जब कोशिका में जीव द्रव्य को देखते हैं उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, और जब ये देखते हैं न्यूक्लियस में, केंद्रक में, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये रह गया अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे शॉर्ट में ERB बोल देते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे रफ करके यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताती हूँ। ठीक है,
ठीक है, रब कर देती हूँ इसे। क्या होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या बोलता है, क्या कार्य करता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कोशिका के अंदर एक कंकाल का कार्य करता है। मान लीजिए हम घर बनाते हैं तो हम घर में क्या करते हैं, बीम और पिलर लगाते हैं ना, किस लिए? मजबूती के लिए, ताकि वो घर पिचके ना, ऐसे झुके ना। तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ये एक बीम का, एक पिलर का कार्य करता है, जिससे ये आपस में ना मिलने पाए सारी चीज़ें। ये इसका कार्य होता है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना और इस अवस्था में कि ये आपस में पिचके ना। तो ये बीम का और पिलर का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोशिका का कंकाल। नोट डाउन लिखेंगे, कौन सा पॉइंट है, 6 डाल लेते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक